स्वागत है मेरे YouTube चैनल कार्तिक प्रसाद 7080 पर। बीपीएससी का ये दूसरा वीडियो है प्राचीन भारत का। आज आप लोगों को पता चलेगा कि प्राचीन भारत में किस तरह से हमारे भारतीय इतिहास को पीछे धकेला है, या कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में कितनी गलतियां हुई हैं। आज पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। देखिए, ये बस मात्र आप लोगों को 4 पॉइंट ही बच चुका था। ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानदेव, साम्राज्यवादी इतिहास के लेखन, 5वां पॉइंट राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण और इतिहास की मार्क्सवादी विचारधारा। आज ये चारों पॉइंट का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं कराने वाला हूँ। पूरा जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी आप लोगों को प्रश्न और उत्तर हम करवाएंगे वो एनसीईआरटी बुक के द्वारा कराने वाले हैं। आप लोग ये देखिएगा या ये जानिएगा कि किस तरह से भारत का इतिहास, प्राचीन भारत को लिखने में कितनी गड़बड़ी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। ईसाई धर्म प्रचारक और ज्ञानदेव। इतिहास लेखन के अगली चरण का संबंध यूरोपीय हितों, मुख्यतः ईसाई धर्म प्रचारकों से है। भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन इनमें से किसी एक की भी तुलना अल-बरूनी की कृति से नहीं की जा सकती। हालांकि अल-बरूनी में भी एक सुपरिभाषित धार्मिक और आस्थात्मक चेतना थी, लेकिन वो मूलतः एक विद्वान था और अपने धर्म प्रचार करने की प्रेरित नहीं था। ईसाई धर्म प्रचारकों की अधिकतर रचनाओं का निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने और लिखने में उनकी अधिक रुचि उसके दोष, दर्शन और अनेक धर्म प्रचारक संबंधी क्रियाकलापों के लिए भूमिका तैयार करने थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उनका योगदान यूरोप के धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक आंदोलनों से भी प्रभावित था। लेकिन यहाँ उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास के बारे में न केवल बहुत बड़ी मात्रा में योगदान का परिचय हो गया, बल्कि भारतीय इतिहास यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का शिकार भी बना। भारतीय इतिहास जो है यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का शिकार भी बना। ज्ञानोदय होने के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन हॉलवेल, नेथलिन हॉलहेड और अलेक्जेंडर डॉक्टर ने, जो सभी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा और प्राचीन संसार में भारतीय सभ्यता के श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने पौराणिक स्रोतों के आधार पर मानव जाति के अति प्राचीन होने का भी वर्णन किया। हॉलवेल ने लिखा कि हिंदू ग्रंथ ने ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया है और उनके ओल्ड स्टेटमेंट में वर्णित बाढ़ आने का समय, याद रखेगा, सबसे बड़ा बाढ़ एक समय आया था, उसका डेट हम लिखा देंगे, के समय को उसके कहीं पहले के माना है। हॉलवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासी, यूनानियों और रोमनों की मिथ्याक्रिया, झूठी पौराणिक कथाएं, रोमन की पौराणिक कथाएं और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई है। हॉलहेड ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं आदि के विभिन्न पहलुओं के आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी। उसने चार युगों में विभाजित मानव इतिहास की विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्ष में समेटा नहीं जा सकता। इतने लंबे इतिहास को मात्र कुछ हजार वर्षों से समेट देना तर्कसंगत भी प्रतीत नहीं होता। 17वीं और 18वीं शताब्दियों के यूरोप में रचित साहित्य के विशाल परिणाम के आधार पर बहुत से विद्वान
और बुद्धिजीवियों ने, जिन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था, भारत के बारे में लिख डाला। जरा सोचिए, जो कभी भारत देखा भी नहीं था और वो लोग भारत के इतिहास लिख डाला, प्राचीन भारत को। महान बुद्धिजीवी और राजनीतिक विशारद वोल्टेयर ने भी भारत को धर्म के सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप की वासभूमि और विश्व की सभ्यता की सेवस्थल ने पालना माना था। वोल्टेयर धर्मनिरपेक्ष विद्या और सांसारिक संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों की प्राथमिकता के विषय में अवश्य था। उसने भारतीयों का वर्णन करते हुए कहा कि अपने अंकों, बैकगेमन यानी पासे के खेल और शतरंज, याद रखिएगा। देखिए, शतरंज का खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? शतरंज का खेल का जन्मदाता भारत है। समझ में आ रहा बात को? भारत को माना। रेखा गणित के अपने प्रथम सिद्धांत पर अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। उसने आगे लिखा था कि संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज, खगोलीय विद्या, ज्योतिषी विद्या, अध्ययन विद्या, तत्व मीमांसा आदि गंगा के तट से आई है। वो लोग पहले लिखे थे कि गंगा के तट से आई है। फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक और यात्री पियर दी सोनरेत का भी विश्वास था कि सारा विज्ञान जो था भारत से आया है, जिसे वह सभ्यताओं की जन्मभूमि माना था। 1807 ईस्वी में प्रसिद्ध दार्शनिक सेलिंग ने लिखा था कि वास्तव में यूरोप एक ठूठ यानी अनुपजाऊ तने ने ठूठ है, जिसको बोलता है कोई पत्ता उस पर नहीं रहता, उसको ठूठ बोलते हैं, के अलावा और क्या है। यानी अपना यूरोप के बारे में बता रहा था कि यूरोप क्या है, कुछ नहीं है। किसके सामने? भारत के सामने। आज यूरोप ही सब कुछ है, भारत कुछ नहीं, उल्टा हो गया। जो अपनी हर चीज के लिए प्राच्य पैबंदों की ऋणी है, यानी कर्जदार है। किसका? भारत का। याद रखिएगा। विख्यात दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा था कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी और उसमें हमें देवस्तत्व की विशुद्धता कल्पना की चिन्ह मिल सकते हैं। मतलब कि देवताओं की जन्मभूमि माना जाता था भारत, जो हमें अन्य कहीं आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि भारतीय धार्मिक विचार मताधनता और असहिष्णुता से मुक्त है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, यहाँ से भारत को पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश किया गया। प्राचीन भारत को उल्टा समझाया गया है। याद रखिएगा, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, ये जो हमारा जो बचा हुआ पॉइंट था उसके आगे का पॉइंट। हमने इससे पहले भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और भारतीय इतिहास लेखन में उनके हित का उल्लेख किया है। औपनिवेशिक हितों के अलावा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ने, याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। ठीक है, ने भी भारतीय इतिहास को उन्हें अपने तरीके से लिखने में सहायता की। किंतु इसी समय यह उल्लेख कर देना जरूरी है कि उस समय के अधिकांश लेखन से धार्मिक आस्था और राष्ट्रीयता संबंधी तत्कालीन वाद विवाद का और आर्थिक स्वार्थ साधन के लिए यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार करने के उनके हितों का परिचय मिलता है। इस पथ का अनुसरण करने वाले 19वीं शताब्दी के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से कुछ ये हैं: विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोनियर, विल्सियम, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स और F.W. हेगर। 20वीं शताब्दी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विसेंट ऑर्थ स्मिथ 1843 से 1920 था, जिसने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया, जो 1904 में प्रकाशित हुआ। जब भारत का अतीत गौरव लोकप्रिय होना शुरू हुआ और भारतीय दर्शन, तर्कशास्त्र और सृष्टि की उत्पत्ति, मानव जाति और उसकी आयु आदि के बारे में भारतीय लेखन की स्वीकृति मिलना शुरू हुई,
तो बहुत से यूरोपीय विद्वानों को चिंता होने लगी। लगभग 1000 वर्ष से अधिक समय से यूरोप के अधिकांश लोगों ने ओल्ड टेस्टमेंट को मानव जाति के इतिहास को अभिलेखबद्ध करने वाला अंतिम एवं अकट्य प्रमाण स्वीकार कर रखा था। उदाहरण के लिए थॉमस मेरिस यह सब देखकर बुरी तरह से विचलित हो उठा। उसने 1812 में लिखा, विश्व की आयु के बारे में कुछ मनसाई फ्रांसीसी दार्शनिकों की दुस्साहसिक कल्पनाओं तर्कों जो मुख्यतः उन ब्राह्मणों की काल्पनिक उड़ानों पर आधारित थी, मूसा द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था और इसके साथ साथ ईसाई धर्म को पलटने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति है। वो बोल रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने कल्पना के करके और पृथ्वी के आयु बताया है और ईसाई धर्म को पलटने की कोशिश किया है। ये लोग सृष्टि की सृजन बाइबल की कथा के बारे में भी अत्यंत चिंतित हो उठे। सोचा कि कहीं मेरा बाइबल नीचे न दब जाए। बिशप असर ने हिसाब लगाया था कि समुचित सृष्टि की उत्पत्ति 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व को 9 बजे प्रातः की गई थी। पोलो लगाया था बाइबल में। और महान बाढ़, देखिए महान बाढ़ कब आया था? 2349 ईसा पूर्व में आई थी, जिससे बहुत से सभ्यताएं क्या हुए थे, नष्ट हो गई थी। भारतीय पौराणिक कथाओं के समक्ष अब तो इन तारीखों और इनके सृजन की कथाओं के गलत साबित होने का खतरा पैदा हो गया था। इन भारतीय पौराणिक कथाओं में 4 युग करोड़ों वर्ष बीतने का उल्लेख किया गया था। इससे उनके विश्वास की नींव खतरे में पड़ रही थी। किंतु उनके मत के श्रद्धालुओं को देखिए बाइबल में बताया कि सृष्टि के उत्पत्ति का हुआ 23 अक्टूबर, बताइए डेट भी बता दिया था। लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में बताया कि सृष्टि के बहुत अरबों साल पहले हुआ था। किंतु उनके मत के श्रद्धालुओं को इस विषय पर सर विलियम जोन्स के विभिन्न निबंध लेखों के सौभाग्यपूर्ण आगमन से राहत मिली। इस बारे में विलियम जोन्स की चिंता किसी अन्य व्यक्ति से कम नहीं थी। उन्होंने 1788 में लिखा था कि कुछ बुद्धिमान और भले लोगों को मूसा के विवरणों को प्रामाणिकता के संदेह होने लगा है। बता रहे हैं कि मूसा के विवरणों को प्रामाणिकता का संदेह होने लगा है। जोन्स का इस बारे में बहुत स्पष्ट विचार था कि या तो जेनेसिस के पहले 11 अध्याय सही है अथवा हमारे धर्म का समूचा ताना बाना मिथ्या है, मतलब गलत है। और यह एक ऐसा निष्कर्ष है जो हम में से कोई भी निकलवाना नहीं चाहिए। ईसाई धर्म बोल रहे हैं कि ऐसा ही सबूत है जिससे हम लोग निकालना पसंद नहीं करेंगे। अपने धर्म के निष्ठान लोगों की बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए कार्ल बोल्ट द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के बोर्डन आचार्य पद की स्थापना विशेष रूप से अंग्रेजी में संस्कृत लिखने को बढ़ावा देने के लिए की गई, ताकि उसके देश के लोग भारतवासियों का ईसाई के रूप में धर्मांतरण कर सके। भारतीय परम यानी वो लोग संस्कृत सीखे थे। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के क्यों सिखाया जा रहा था, प्रोफेसर बने संस्कृत सिखाया जा रहा था, क्योंकि वो भारत आए और संस्कृत बोल करके ईसाई धर्म को प्रेरित करे, ये ईसाई धर्म अपनाए। संस्कृत भाषा का ज्ञान उन लोग को जरूरी था। भारतीय परंपरा और धर्म नीचा दिखाने वाले साहित्य कृति के लिए पूरा पुरस्कारों का प्रलोभन दिया गया, यानी जो ईसाई धर्म में आएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। बोर्डन पीट चेयर का पहला अधिष्ठता हॉर्सन हेमेन विल्सन था। अपने द्वारा दिए गए भाषणों को श्रृंखला के बारे में लिखते हुए विलियम्स ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि यह भाषण हिंदू धार्मिक प्रणालियों के सबसे जोरदार खंडन करने के लिए जोन्स म्यूरा द्वारा दिए जाने वाले 200 पौंड का इनाम पाने में उम्मीदवारों की सहायता करने के लिए लिखे गए थे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर 19वीं शताब्दी का एक सबसे अधिक सम्मानित भारतीय विद्या विशारद समझा जाता था। वह एक जर्मन था, लेकिन उसने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया था। ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुरोध पर और उसी वित्तीय सहायता से अपने भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। याद रखिए, भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। यही ग्रामफोन का आविष्कार किया था।
ग्रामोफोन का आविष्कार यही किया था। कौन? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और पता है आप लोगों को ये चीज कि जब ग्रामोफोन का आविष्कार किया तो सबसे पहला वर्ड वो क्या बोला था? वो संस्कृत में बोला था, मंत्र बोला था, वेद मंत्र बोला था। याद रखिएगा, वेद मंत्र पढ़ा था। एक अंग्रेज ग्रामोफोन का आविष्कार किया और फोन पर वेद मंत्र बोला। समझ में आ रहा आप लोगों को? शायद डीपली समझना चाहिए कि ये जो ग्रंथ लोग पढ़ा उसमें ग्रामोफोन का आविष्कार के बारे में लिखा था। चलिए आगे चलते हैं। ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने और उनकी व्याख्या करने का अति विशाल कार्य हाथ में लिया। यद्यपि उसने संस्कृत ग्रंथों का विशाल भंडार अनुवाद करने और इस प्रकार उन्हें अंग्रेजी भाषा संसार की जानकारी में लाने अद्भुत कार्य किया, लेकिन उसका दृष्टिकोण और मत्यंत कभी भी पूर्वग्रहों से मुक्त नहीं था। वे धार्मिक विश्वास और राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रभावित थे। इन दोनों बातों से भारतीय इतिहास को लिखने और उसके व्याख्या करने का समुचित दृष्टिकोण प्रभावित हुआ। सन 1857 में मैक्स मूलर ने ड्यूक ऑफ ऑर्गिल को लिखा कि मैंने जेनेसिस में वर्णित सृष्टि के सृजन को बिल्कुल ऐतिहासिक मानता हूँ, इसलिए काल अवधि के रूप में उसके पास केवल 6000 वर्षों का अर्थात 4000 ईसा पूर्व तक का समय था, जिससे भारतीय सृष्टि को समूचे इतिहास को समायोजित किया जाना था। यही वह मार्गदर्शनी सिद्धांत था जिससे तहत विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, विंसेंट स्मिथ और अन्य लोगों ने भारतीय इतिहास लिखा। सबसे पहले इस मामले को तय करने के लिए विलियम्स जोन्स ने अपने विक्ष सहयोगी के लाभ और संतोष के लिए भारतीय कालक्रम की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा उठाया। मैं आपके समक्ष भारतीय कालक्रम का जो संस्कृत की पुस्तकों से निकाला है संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और चूंकि मैं किसी प्राणी के संबंध नहीं हूँ, इसलिए यदि मूसा संबंधी इतिहास गलत प्रमाणित होता है तो मैं उसे उसी तरह से नकार दूंगा जिस तरह कि मैं उस पर उस स्थिति में विश्वास कर लूंगा यदि उसकी पुष्टि असंदिग्ध साक्ष्य के आधार पर ठोस तर्क द्वारा होगी। इस प्रकार आश्वासनों के बावजूद इस मामले में जोन्स ने अपने बौद्धिक झुकाव का परिचय उसके पहले के अनेक लेखों से मिलता था। उदाहरण के लिए सन 1788 ईस्वी में उसने लिखा था कि मेरे लिए जेनेसिस की आदरणीय पुस्तक की पवित्रता पर विश्वास करना अनिवार्य है। मतलब जीसस की जो पुस्तक है उस पर वो विश्वास करना बहुत जरूरी था उनको। सन 1790 में जोन्स ने यह दावा करते हुए अपने शोध कार्य का समापन किया कि मैंने अब से लेकर पिछले 3800 वर्ष से अधिक समय के भारतीय साम्राज्य की नींव खोज ली, जो विश्व आसर की सृष्टि की उत्पत्ति 4004 ईस्वी ईसा पूर्व तक तारीख की सीमाओं के भीतर है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह महान बाढ़ की काल सीमा के भीतर आ जाती है, जो जोन्स के विचार के अनुसार 2350 ईस्वी में आई थी। महान बाढ़ जो 2350 ईस्वी में आई थी। जब संस्कृत साहित्य के कालक्रम के प्रश्न उत्पन्न हुआ तो मैक्स मूलर के सामने भी यह कठिनाई उपस्थित हुई। अपना स्वयं का कोई आधार न होने के कारण और प्रत्येक भारतीय साक्ष्य को नकारते हुए उसने समूचे सांस्कृतिक साहित्य का समय मनमाने ढंग से निर्धारित किया। वो अपना मन से निर्धारित किया और सबसे पहले रचना अर्थात ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व का समय अर्थात एक बार फिर जोनेसिस के कालक्रम की सुरक्षित सीमाओं के भीतर लिख डाला। यानी सोच ले, ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व के काल तक बता दिया, जबकि ऋग्वेद कितना पुराना है अगर रिसर्च किया जाए तो पता नहीं कितना पुराना लिख लेंगे वो। यूरोपीय विशेष रूप से ब्रिटेन के विद्वानों के इन प्रयासों से ईसाई धर्म और उसके निष्ठावान अनुयायियों को कुछ राहत मिली और उनके लिए यह नया दृष्टिकोण सुरक्षित बन गया। इन कृतियों विशेषज्ञ जोन्स की कृति के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए ट्रॉटमैन 1997 में लिखा कि जोन्स ने बहुत ही वस्तुतः यह सिद्ध किया कि संस्कृत साहित्य बाइबल की शत्रु नहीं बल्कि उसका मित्र है, जो इतिहास के बारे में बाइबल के कथन
की पुष्टि करता है। कालक्रम के बारे में जोन्स के अनुसंधानों से स्थिति कुछ हद तक शांत हो गई और उनसे इस बात के प्रभावकारी गारंटी मिली कि हिंदू धर्म की नई प्रशंसा से ईसाई धर्म को बल मिलेगा और इससे उससे ईसाई धर्म के उखड़ जाने का सहायता नहीं मिलेगी। जरा सोचिए, भारत का प्राचीन इतिहास कौन लिखा? अंग्रेज लोग लिख करके हम लोग को बताया है। ये बहुत दयनीय हालत है। समझ में आ रहा बात को? आप लोगों को देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको पता है, लेकिन जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के बारे में हम बता रहे हैं, उसका जितना भी पॉइंट बना, जितना भी प्रश्न बना, उसे हम लिख दिए हैं और सारा प्रश्न उत्तर को अभी करा दे रहे हैं। चलिए देखिए, और अगर आप लोग को लगता है कि कहानी फिर से बताया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कहानी फिर से बताएंगे। चलिए देखिए, जितना भी प्रश्न बनता है इस अध्याय से, प्रश्न अध्याय 2 से सारा प्रश्न को लिख दिए हैं। इससे बाहर तो एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए। चलिए देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ग्रामफोन का आविष्कार भी यही किए थे। वेद मंत्र बोला था सबसे पहले। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो 1904 ईस्वी में V.S. स्मिथ। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? K.P. जायसवाल। देखिए, बहुत जल्दी में लिखे हैं, बहुत पॉइंट बना बना के। अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो बताइएगा, अगला बार से हम सुधार करके लिखेंगे। 1924 ईस्वी में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इंडिया के लेखक कौन थे? K.A. नीलकंठ शास्त्री। भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल किसे कहा गया है? कुषाण काल को स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्ण काल जिसको बोलते हैं, स्वर्णिम काल। अंतिम प्रश्न है, गुप्त वंश के समय से 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुसलमानों की विजय तक के काल को क्या कहा गया है? सामंतवाद का काल, ठीक है, अर्थात अंध युग कहा गया है। समझ में आ रहा? यह एनसीईआरटी का जो बुक था, एनसीईआरटी का प्राचीन भारत का इतिहास अध्याय 2 का सारा प्रश्न उत्तर जो बनेगा एग्जाम में, जो पूछेगा बीपीएससी में, हमने करा चुका। अब आप लोगों को इसे फेयर कर लीजिएगा, फेयर कीजिएगा तो एग्जाम के समय पढ़ने में आसानी होगी। चलिए, अगला वीडियो में अध्याय 3 लेकर के आएंगे। अध्याय 3 का प्रश्न उत्तर हम करा देंगे। और जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।